हेलो दोस्तों, मैं बीरेंद्र सर दुर्गा इंस्टीट्यूट लालगंज रायबरेली। दोस्तों आज का मोटिवेशनल फैक्ट, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम है तो मंजिल भी झुका करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में आइए अब आगे बात करते हैं। हम चलते हैं अर्थशास्त्र की अगली क्लास। इसके पूर्व तक हम आपको अर्थशास्त्र के क्षेत्र व प्रकार बता चुके हैं। हम बात करेंगे आज राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। आज टॉपिक मेरा होगा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक, उन्हीं में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय आय के जानने से पहले हम ये जानते हैं राष्ट्रीय आय लेखांश क्या होता है। राष्ट्रीय आय लेखा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल इनकम अकाउंट्स। राष्ट्रीय आय लेखा उपभोग उत्पादन व वितरण से संबंधित जो लेखा जोखा रहता है, उपभोग उत्पादन और वितरण से संबंधित जो लेखा जोखा रहता है, उसी को राष्ट्रीय आय लेखा कहते हैं। राष्ट्रीय आय लेखा का विकास 17वीं सदी में इंग्लैंड में किया गया था। राष्ट्रीय आय लेखा का विकास 17वीं सदी में इंग्लैंड में किया गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अर्थात 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। उस द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्रीय आय लेखांश का विकास साइनस कुर्ट्ज़जेनबर्ग ने इसका विकास किया। साइनस ने इसका विकास किया और उसके बाद 1960 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस राष्ट्रीय आय लेखा को विश्व के सभी देशों को जारी करने का विचार किया और इसी का विकास हुआ। तो 1960 ईस्वी से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा राष्ट्रीय आय लेखा का विकास किया गया। अब बात करेंगे इसमें होता क्या है सर। इनके 3 मानक होते हैं, 3 वर्ष इसमें शामिल किए जाते हैं। एक आपका आता है बजट वर्ष जो, और एक आपका आता है कृषि वर्ष, बजट वर्ष, कृषि वर्ष और राजकोषीय वर्ष। दोस्तों, राजकोषीय वर्ष की अगर बात करें हम तो इसे बोलते हैं वित्तीय राजकोषीय वर्ष। अब इसका जो समय सीमा होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च रहता है और आपका 30 जून से लेकर के 1 जुलाई से लेकर के 30 जून रहता है कृषि वर्ष। और वित्तीय राजकोषीय वर्ष वही 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। वित्तीय राजकोषीय वर्ष याद रखना आप। तो वित्तीय राजकोषीय वर्ष आपके यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक रहता है और बजट वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च रहता है। यही हमारा वित्तीय कार्य होता है। इसी के माध्यम से सरकार आय व्यय का लेखा जोखा जारी करती है। दोस्तों, इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला है कि अगर हम भारत सरकार या हम कोई भी जब अपना बजट जारी करता है तो इसको ध्यान में रखता है। 1 अप्रैल 2025 को उसने लिया और 31 मार्च 2026 तक चला। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जितना भी मदिरालय हैं, जहाँ पर मदिरा मिलती है, शराब मिलती है, वहाँ अनुज्ञापी के रूप में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 2025 और 26 का होता है। इसका मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक इनका अपना बजट वर्ष रहेगा। भारत सरकार पूरा लेखा जोखा
या प्रत्येक देश की सरकार अपना लेखा जोखा अलग अलग समयावधि में रखती है। उसी परिप्रेक्ष्य में भारत की बात करें तो भारत का जो बजट वर्ष रहता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च रहता है। दोस्तों ये भी बात क्लियर होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। ज़्यादा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं लेकिन बताना जरूरी था। अब दोस्तों राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो किसी देश, अब सबसे पहले यही जानेंगे हम कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लेंगे राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो आप बताओगे किसी देश में एक वर्ष में, किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग जो होता है उसी को बोलते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में दोस्तों, राष्ट्रीय आय में हम सभी वस्तुओं मीन्स आयात निर्यात व सेवाओं देश विदेश शामिल करते हैं। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रीय आय की अगर बात करना चाहेंगे हम तो किसी देश से, तो बता ही दिया मैंने, सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को इसमें शामिल करेंगे। अगर कोई भारतीय व्यक्ति विदेश में कार्य कर रहा है और वहाँ से धन कमाकर भारत भेज रहा है तो उसको भी हम काउंट करेंगे। अगर कोई मान लो देश के व्यक्ति बाहर कमा रहा तो उसको भी हम काउंट करेंगे। मैं एग्जांपल और देना चाहूँगा, जैसे अमेजोन ई कॉमर्स एक कंपनी है और ये कंपनी भारत में आपके वस्तुओं और वस्तुओं का ही आदान प्रदान या सेवाओं करती है। तो जो पैसा यहाँ पर कमा रही है, अमेरिका की कंपनी जो पैसा कमा रही है वो पैसा आपका उसके अमेरिका में जाता होगा, बट यहाँ की जीडीपी यहाँ के राष्ट्रीय आय में उसको शामिल किया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय आय भी आपकी यहाँ से फिनिश हो गई कि राष्ट्रीय आय क्या है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं आगे बात करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय आय का विकास कैसे हुआ है। थोड़ा ध्यान में रख लेते हैं इसी वक्त। राष्ट्रीय आय एक गुणात्मक अवधारणा है। राष्ट्रीय आय गुणात्मक अवधारणा है, इसको भी आप रट लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय आय में प्रवाह को महत्व दिया जाता है। इसका मतलब बेटा फ्लो, और किसका फ्लो हो? वस्तुओं और सेवाओं का। तो जो वस्तुओं और सेवाओं का हमारे यहाँ प्रवाह होता है, अर्थात कि हम पुरानी जो स्टॉक होगा, स्टॉक को शामिल नहीं करेंगे। हमारे पास कोई वस्तु स्टॉक रखा हुआ है, उसकी वैल्यू उसको मैं शामिल नहीं करूंगा। इसमें जो प्रवाह गम्य होती है, अर्थात आयात निर्यात जो इस साल हुआ उसको हम काउंट करते हैं, जो सेवा इस साल होगी उसको काउंट करेंगे। ये नहीं कि हम विगत वर्षों के स्टॉक जो मेरे उनको भी शामिल करेंगे, उनको शामिल नहीं करते। यहाँ फ्लो को ध्यान रखता है कि वस्तु और सेवाओं का वर्तमान में कितना दायित्व है।
तो ये भी आपको ध्यान में रखना, बहुत बार एग्जाम में का राष्ट्रीय आय एक गुणात्मक परिकल्पना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में मेरी आया है। चलो हम राष्ट्रीय आय के बारे में जान चुके हैं, अब राष्ट्रीय आय का विकास देख लेते हैं क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर विकास की बात करें राष्ट्रीय आय के, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1867-68। आपने सुना होगा दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी को बोलते हैं ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों सबसे पहले 1866 और 67 में, 1867 और 68 में इन्होंने अपनी बुक द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दोस्तों सबसे पहले दादा भाई नेरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ही इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया था। प्रति व्यक्ति आय इन्होंने 20 रुपये बताया था। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर भी थे, याद रखो आप। तो दादा भाई नेरोजी ने देखते थे कि भारत का शोषण कैसे हो रहा है, इसलिए पॉवर्टी मतलब गरीबी, अन ब्रिटिश मतलब होता है रूल, विदाउट रूल के बताइए इन इंडिया, मतलब कह सकते हो कि यहाँ पर जो धन संचय चल रहा था उस पर भी कोई कार्य नहीं हुआ। तो ध्यान रखना दोस्तों, दादा भाई नेरोजी ने सबसे पहले 1867-68 में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया अपनी पुस्तक में भारतीय यानी राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था। और राष्ट्रीय आय कितनी बताया था उस समय? 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताया, 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय डिसाइड किया था, अपनी बात बताई थी। अगला पॉइंट बताएंगे, फिर आगे हम बात करते हैं 1931 और 32 ईस्वी में वी.के.आर.वी. राव बात करें तो वी.के.आर.वी. राव ने सबसे पहले 1931 और 32 में वैज्ञानिक ढंग से राष्ट्रीय आय मापन का कार्य किया था। याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राव जी ने 1931 और 32 में पहली बार वैज्ञानिक ढंग से राष्ट्रीय आय मापने का कार्य किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो वैज्ञानिक ढंग से राष्ट्रीय आय मापन का कार्य राव ने किया। उसकी बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में ही एक कमेटी बनाई गई और पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में ही राष्ट्रीय आय समिति गठित की गई। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। दोस्तों ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1949 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति गठित की गई। अब देखिए कैसे विकास चल रहा है। राष्ट्रीय आय कमेटी गठित किया। इस कमेटी ने अपना सुझाव दिया कि राष्ट्रीय आय का मापन किया जाए। तो मापन करने के लिए दोस्तों 1950 ईस्वी में NSSO बनाया गया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श प्रशिक्षण संस्था मतलब संगठन के रूप में NSSO बनाया गया। इसका काम ये था, 1950 में NSSO का गठन किया गया। इसका काम था राष्ट्रीय आय का जब आकलन हो तो आकलन में सहायता करना, और इसी ने सुझाव दिया था कि आप इसको गठित किया जाए। उसके पश्चात पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में ही आगे चल कर के 2 मई
1951 ईस्वी को 2 मई 1951 ईस्वी को CSO का गठन कर दिया गया। ठीक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, तो CSO का गठन कर दिया गया। इसका प्रारंभिक कार्यालय कोलकाता बनाया गया, लेकिन फिर ये 1954-55 से यानी कि यहाँ पर फिर ये बन गया आपके यहाँ नई दिल्ली। वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन कर दिया गया 2 मई 1951 ईस्वी को। जब ये गठन कर दिया गया तो यही राष्ट्रीय आय के मापन का कार्य शुरू कर दिया। CSO ने राष्ट्रीय आय के मापन का जब कार्य शुरू कर दिया तो कार्य होता गया, चलता रहा। अब आगे दोस्तों हम बात करेंगे कि यही आगे चल करके आपके यहाँ मई 2019 ईस्वी में, ठीक, मई 2019 ईस्वी में PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ही एक गठित कमेटी के माध्यम से ही इन दोनों को एक कर दिया गया और वर्तमान में NSO कर दिया गया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बोला गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी दफ्तर बोला गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी दफ्तर बोला गया। इसका भी मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में है। इन दोनों को इसमें मर्ज कर दिया गया। अब राष्ट्रीय आय का मापन का वर्तमान में कार्य नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दफ्तर करता है। इस बात को ध्यान में रखना है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों ये था राष्ट्रीय आय के विकास की प्रक्रिया जो मैंने आपको बताया। अब दोस्तों इसी के आगे हम बात करेंगे। यहाँ तक समझ में आपकी आ गया होगा। अब आगे बात किया जाए राष्ट्रीय आय। एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपको, यहीं से समझना है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, तो ध्यान देना मेरी बात को ही। इसी PC महालनोबिस के जन्म दिवस पर, ठीक, प्रत्येक 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। PC महालनोबिस के जन्म दिवस पर इन्होंने इतना बेहतर काम किया है, ठीक है, इसलिए इन्हीं की जन्म दिवस पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे। ठीक, 2000, एक बात और रखना, उसके पश्चात क्या हुआ, 1949 की बात, ये आपके 2019 में बनाया गया। उसके पूर्व में बात करूंगा, वर्ष 2000 ईस्वी में ही यही आपके यहाँ C रंगराजन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। C रंगराजन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, रंगराजन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। इस कमेटी ने अपना सुझाव दिया कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग बनाया जाए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग बनाया जाए, सांख्यिकी आयोग का गठन किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन, ठीक, वर्ष 2005 में करने का प्रस्ताव लिया गया और जो गठित कर दिया गया 2006 में। तो 2006 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग कार्य करता गया, स्टार्ट कर दिया कार्य। ठीक है, तो एग्जाम में याद रखना, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किस समिति ने, तो बताओगे C रंगराजन समिति ने बताया था। और कब गठित किया गया, 2006 में, और गठन का प्रस्ताव कब दिया गया, 2005 में। तो ये भी याद रखना, वर्तमान में जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, जो NSO बना हुआ है, वो केंद्रीय वित्त और फाइनेंस मिनिस्ट्री, आप जानते ही मैडम जी हैं इस समय, 19 के नेतृत्व में कार्य करता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी विभाग भी है, ये आयोग भी है और विभाग भी है जो आपके राष्ट्रीय आय का मापन करता है। अब दोस्तों यहाँ तक बात आ गई होगी समझ में, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर बढ़ा जाए हम, तो अगली बात करेंगे अब कि सर राष्ट्रीय आय तो है, आपने बताया कि सर राष्ट्रीय आय का मापन NSO करेगा, तो सर राष्ट्रीय आय का मापन NSO किस बेस पर करेगा, ये प्रश्न आता है।
तो बच्चा नेशनल यानी राष्ट्रीय आय को मापन की विधियां हैं, उन मापन की विधियां बात करें तो इनकी 3 विधि आती है। नंबर फर्स्ट आता है उत्पादन विधि आती है, उत्पादन विधि आती है, और दूसरी आती है आय विधि आती है, तीसरी आपकी आती है व्यय विधि आती है। याद रखो, इसको बोलते प्रोडक्शन मेथड, इसको बोलते इनकम मेथड, इसको बोलते एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उत्पादन मेथड का मतलब भारत देश के अंदर यानी उस देश के अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन होता है उन पर हम बात करेंगे। इसमें से बात करना चाहेंगे तो इसको GVA के रूप में काउंटिंग करते हैं, GVA के रूप में काउंटिंग करते हैं, या इसी को बोल सकते हैं GDP के रूप में काउंटिंग करते हैं। मार्केट प्राइस पे काउंटिंग करते हैं, मार्केट प्राइस में काउंटिंग करते हैं। मैं अभी बताऊंगा क्या होता है, रुक जाइए। इसको बोलते हैं इनकम, मैंने बता ही दिया। और इसमें आय को हम देखते हैं NDP के रूप में, NDP के रूप में लेते हैं, व्यय को लेते हैं GDP के रूप में। याद रखो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्यय राष्ट्रीय आय को मापने का कार्य NSO करता है, और NSO की अगर बात करेंगे यहाँ पर आगे आएंगे तो मापन की बात करेंगे। मापन के उत्पादन की 3 विधियाँ हैं, सिंपल विधि आपकी आय विधि है, और उत्पादन भी विधि है, और व्यय विधि है। जैसा क्वेश्चन आए वैसा आप आंसर मारिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। बस इतना ध्यान रखना है, उत्पादन विधि में वस्तुओं और सेवाओं का जो भी उत्पादन हो रहा है उनको हम देखते हैं, और ये जो हम काउंटिंग करते हैं यानी कि जो मापन करते हैं वो GVA के रूप में करते हैं। दोस्तों यहाँ थोड़ा बताना चाहूँगा मैं, GDP अभी बता रहा हूँ, इसकी बात GVA के रूप में काउंटिंग करते हैं और आपके GDP के रूप में ही काउंटिंग करते हैं। GVA का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सकल ठीक मूल्य और योग। तो याद रखो, सकल मूल्य योग यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो मार्केट प्राइस में चलता है वही उत्पादन बेस होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय आय का जो मापन की विधि है उसमें NDP के रूप में करते हैं, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद के रूप में इसको काउंटिंग करते हैं, और व्यय विधि में भी यही करते हैं, आप क्या GDP लेते हैं ठीक। इसमें जितनी आय इनकम होती है उसको हम काउंटिंग कर लेते हैं, और इसमें जितना व्यय होता मेरे एक साल में ये भी काउंटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हाँ, एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि ये फिक्स प्राइस पर होता है, ठीक है, ये फिक्स प्राइस पर होता है, ये फिक्स प्राइस पर यहाँ पर कर लेते हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब आगे आइए बात करते हैं। मापन की विधियाँ मुझे भी पता हो गई हैं, ये तो हम लोग जान चुके हैं। हम लोग जानेंगे GDP क्या होती है, ठीक। GDP की बात करेंगे, आइए बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। अब GDP मैंने आपको बता दिया है कि जो उत्पादन विधि में जो काउंटिंग करते हैं, जो मेजरिंग करते हैं राष्ट्रीय आय का, वही GDP का योग होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी को मैंने एक बात बताया GVA, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन। याद रखो, ग्लास वैल्यू एडिशन, कोई दिक्कत यहाँ पर, इस चीज़ दिमाग में रखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस समय GVA की काउंटिंग करते हैं, क्योंकि इस समय ज़्यादा आपके यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन यही दे देता है ऑप्शन में। और दोस्तों, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, आपको सुविधा के अनुसार काम करना है। जो चीज़ हिंदी में ना समझ में आए आप इंग्लिश ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, तो मज़ा आ जाएगा। तो ये GVA तो बता ही दिया मैंने आपको, थोड़ा और बताना चाहूँगा मैं। जो GDP रहती है या GVA बात करें, इनके मापन के 2 स्तर होते हैं। GDP के मापन के 2 स्तर रहते हैं। एक बेटा होता है मार्केट प्राइस पर होता है मापन का स्तर, और एक आपके होता है आपके यहाँ जो मैंने बताया था आपको स्थिर मूल्य पर, ठीक है, फिक्स प्राइस पर होता है।
मार्केट प्राइस का मतलब होता है, जिसको मौद्रिक प्राइस, ये वर्तमान वैल्यू होती है जो चल रही है, और ये फिक्स प्राइस का मतलब होता है जो हमारी वैल्यू फिनिश हो चुकी। जैसे मैं आपसे बात करना चाहूँ कि वर्तमान में जीडीपी का स्तर क्या है, 6.5% है। अभी मूडीज ने भी अपनी जारी किया है कि भारत की राष्ट्रीय आय 6.5 से नीचे ही है। तो 2025-26 की अगर राष्ट्रीय आय की हम बात करना चाहें, जीडीपी की अगर बात करना चाहें भारत की, तो 6.5% के लिए अनुमान लगाया गया है। तो अनुमान लगाने का मतलब प्रोसेस में है, जो चीज़ वर्तमान प्रोसेस में होती है वो मार्केट प्राइस की वैल्यू होती है। अब मार्केट प्राइस में क्या होता है भाई, घट बढ़ सकता है। अब एक साल के बाद जब हमारा ये पूरा जो भी हम वस्तु का आयात निर्यात जो भी हम कर रहे हैं, जब पूरी काउंटिंग एक साल की बात करेंगे, जो मुझे स्थिर लाभ मिलेगा, शुद्ध लाभ मिलेगा, उसको हम बोलते हैं फिक्स प्राइस। तो फिक्स प्राइस की काउंटिंग हम लोग अलग तरीके से करते हैं। और ये आपका मार्केट, आज जैसे आपके यहाँ सुना होगा राष्ट्रीय आपका मापन चल रहा है, आपको तिमाही में जारी कर दिया गया है। जो इस 2025-26 में जो जारी किया गया है तिमाही, ये मार्केट प्राइस हो गया है। और जो 2024 और 25 का जो जीडीपी जारी किया गया था, वो बताया गया फिक्स प्राइस पर बताया गया था। तो याद रखना, दो बातें आपको दिमाग में रखना है, गलत ना करना, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि जीडीपी होती क्या है, ठीक है, तुरंत समझना है। तो इसको बोलते हैं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं, एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य का योग। एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य का योग, जो अंतिम मूल्य होता है वही मेरे जीडीपी होती है। बस जीडीपी और राष्ट्रीय में कोई खास अंतर नहीं है, सेम वही चीज़ है, वही परिभाषा, सब कुछ वही है। तो घबराने का नहीं। यहाँ सर अंतिम मूल्य से मतलब क्या निकला कि ये अंतिम मूल्य क्या होता है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि गेहूँ कृषक उत्पादित करता है अपने खेत में, और ये पहुँचता है मार्केट में, बाज़ार पहुँचा, और बाज़ार से आपके उद्योग इंडस्ट्री में पहुँचा, यानी कि आटा मिल में पहुँचा, और आटा मिल की बात ये पहुँचा आपके यहाँ होटलों में, और होटलों या घरों में पहुँचा, और घरों में इसका जो उपयोग किया गया वो एज ए रोटी के रूप में किया गया। तो गेहूं से अगर हम रोटी प्राप्त कर रहे हैं, ये मेरा अंतिम उत्पाद है, क्योंकि रोटी अब बिक जाएगी 5 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये, 14 रुपये, जो भी जिस रेट की रोटी बिकेगी उस रेट का उसका वैल्यू हो जाएगा। इसी को बोलते हैं आपके यहाँ ये अंतिम मूल्य है। वस्तु का ये अंतिम मूल्य होता है, ये वस्तु का माध्यमिक मूल्य होता है, वस्तु का माध्यमिक मूल्य होता है। दोस्तों वस्तु का माध्यमिक मूल्य जो होता है वो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन वस्तु का अंतिम मूल्य इसी माध्यमिक वस्तुओं के पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका मूल जो आपका होता है वो गेहूं होता है। तो कहने का मतलब ये क्लियर हो गया होगा कि एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, सभी वस्तुएं और सभी सेवाएं, वस्तु का मतलब जो भी हम प्रोडक्ट उत्पादित करते हैं, और सेवा का मतलब जैसे बैंक में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में कोई कार्य कर रहा है, कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, ये सेवाएं मेरी हो गई हैं। तो वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य, अंतिम मूल्य को ही क्या बोलते हैं, अंतिम मूल्य को ही हम जीडीपी बोलते हैं। अब इनका योग करते ही करते हैं, तो अंतिम मूल्य का योग ही क्या है, जीडीपी है। कोई दिक्कत किसी को?
समझ में आपकी आ गया होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है सर जीडीपी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। बस एक लाइन में मैंने बोला इतना सरल भाषा में कि समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं, एक वर्ष में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, इसलिए हम एक महीने में नहीं कर सकते हैं, तो हम एक वर्ष में काउंटिंग करते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आराम से कर लेना। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप जीडीपी को विधिवत तरीके से समझ चुके होंगे। एकदम सरल भाषा में, कोई खास नहीं है कि इसमें आपको दिमाग लगाना है। तो जीडीपी भी क्लियर हो गई होगी। अब आगे बात करेंगे। हाँ, एक बात और यही बताना चाहूँगा, अब जीडीपी की बात ही आई है तो थोड़ा बताना चाहूँगा, हमारे एग्जाम में आया भी है, ठीक है। अर्थ रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ, मैं कई बार इससे, ठीक, तो क्वेश्चन आया हुआ अर्थव्यवस्था के आकार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माप कौन सी होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है अर्थव्यवस्था के आकार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माप कौन सी होती है, तो आपका आंसर आना चाहिए जीडीपी। अर्थव्यवस्था के आकार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माप क्या होती है। महत्वपूर्ण माप क्या होती है, तो आपका आंसर दोस्तों आना चाहिए जीडीपी, ठीक। अर्थव्यवस्था के आकार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माप कौन सी होती है, तो आप क्या मानेंगे, जीडीपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। जीडीपी के बेस पर ही हम बात करना चाहेंगे, ठीक है। अगला आइए, एक पॉइंट और बता दूं मैं, स्वतंत्रता पूर्व भारत की जीडीपी आकार 2.7 लाख करोड़ था। दरअसल दोस्तों किया क्या जाए, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है रेलवे की, पता नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल करिए, नहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचिए किस बच्चे को पता होगा कि स्वतंत्रता पूर्व, मतलब स्वतंत्रता की शाम के समय, जब भारत आज़ाद हो रहा था 15 अगस्त 1947 को, शाम के समय भारत की जीडीपी का आकार क्या था, बताइए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया है, रेलवे ने पूछा है। मैंने प्रयास किया कि आपको दूं, आपको मैंने आंसर इसका दिया, आपको मिल गया। स्वतंत्रता पूर्व भारत की जीडीपी का जो आकार है वो 2.7 लाख करोड़ रुपए है। ये समझिए, ये लाख करोड़ रुपए था। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे, थोड़ा सा आगे और बात करना चाहूँगा मैं, बस। हाँ, एक बात और मैं यही बता देता हूँ, ये विश्व की कुल जीडीपी का 3% था। विश्व की कुल जीडीपी, जितनी भी कंट्री जी, उसकी जीडीपी का 3% योगदान भारत की इसमें अर्थव्यवस्था में था। तो याद रखेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करना है, ठीक दोस्तों। यहीं पर आगे और बात मैं करना और चाहूँगा, इसको मिटा देता हूँ दोस्तों। जीडीपी के ही बारे में बात कर लेता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी की बेस पर हाल ही में आईएमएफ ने अप्रैल 2025 में, दोस्तों इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमी का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो उसमें अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। और अपडेटिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन फ्यूचर जितने भी हमारी एग्जाम्स होंगी उसमें आपको मिलेगा, ये मैं आज कह रहा हूँ, पक्का है। इस मंच से मैं बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब चैनल को इसको कहीं न कहीं आप कटिंग कर लेना, चाहे देख लेना, ये फिर मिलेगा आपको। आईएमएफ के हिसाब से अप्रैल 2025 में उसने लिस्ट जारी किया, जिसमें बताया कि सर्वाधिक जीडीपी, मतलब विश्व की सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश अमेरिका है। जीडीपी के बेस पर सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला कंट्री कौन है, अमेरिका है। नियर अबाउट मैं बोल सकता हूँ 30 ट्रिलियन डॉलर, 30 ट्रिलियन नियर अबाउट। फिर आता है, दूसरा आता है चाइना की नियर अबाउट मैं बोल सकता हूँ 18.5
ट्रिलियन डॉलर है, 18.5 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, ये औसतन आंकड़े हैं, लगभग वही हैं, औसतन आंकड़े हैं। तीसरा आता है जर्मनी। जर्मनी बात करें तो जर्मनी का नियर अबाउट 4.6 बोल सकता हूँ मैं, ट्रिलियन डॉलर इसकी इकोनॉमी है। 7 बोल दो, 4.7 ट्रिलियन डॉलर इसकी इकोनॉमी है। और उसकी बात करेंगे भारत की, तो भारत की तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ ही गया होगा। 4 समथिंग में दे देता हूँ आपको, 4.6 ले देता हूँ। ये ट्रिलियन डॉलर में है, ट्रिलियन, ये भारत की इकोनॉमी है। हमारे एग्ज़ाम में ये नहीं आना है, हमारे एग्ज़ाम में इसका हमें महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी थोड़ी बहुत रखनी चाहिए, क्योंकि जानकारी बगैर सब बेकार हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी बात का हो जाता है कि हमें पता भी होना चाहिए कि गड़बड़ पॉइंट कोई न कोई नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसको मैं 28 कर लेता हूँ, नियर अबाउट 286 है, ये है नियर अबाउट, ये जा रहा है। तो बात हमारी समझ में आपकी आ गई होगी। विश्व की जीडीपी के अनुसार, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जीडीपी के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है, तो मारेंगे अमेरिका। अगर नहीं मिलता तो मारेंगे चाइना, नहीं मिलता मारेंगे तीसरा मारेंगे आपके यहाँ जर्मनी, और नहीं मिलेगा तो मारेंगे चौथा भारत। भारत अभी हाल ही में आपका विश्व का, हाल ही में भारत, अभी हाल ही में अप्रैल 25 की बात है, अभी हाल ही में भारत नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपने प्रेस मीडिया के माध्यम से इस बात को बताया कि भारत विश्व की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पहुंच चुका है, विश्व की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पहुंच चुका है। तो भारत, याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा, आपको ये मत याद करना, लेकिन भाई साहब ऊपर जरूर याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। भारत विश्व की चौथी 4th सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था वाला देश है। सोचिए, ये 2027 तक मुझे आंकड़ा लग रहा है, अभी फिर IMF ने एक बात तो कही है कि 2027 तक भारत विश्व का 3rd बन जाएगा। जीडीपी की बेस पर भारत विश्व की 3rd इकोनॉमी बन जाएगा, लेकिन मैं दावा नहीं करूंगा, ये बात अनुमान लगाया जा रहा है। जिस तरीके से हमारी वृद्धि वर्तमान में चल रही है, उस तरीके से अगर बात करेंगे तो हो सकता है 3rd कंट्री बन जाए। इसको भी आपको करंट में पॉइंट याद रखना है, गलत ना होने पाए। 2027 में भारत बन सकता है, क्योंकि आप जानते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन है। उस विजन की हम बात करेंगे तो विजन को ध्यान रखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूँगा, तो विजन 2047 से कहता है कि मैं भारत को विकसित राष्ट्र बनाऊंगा। इसी परिप्रेक्ष्य में पूरी तरीके से ये कार्य चल रहा है। तो ध्यान रखना, आपको वर्तमान में भारत विश्व की 4th लार्जेस्ट सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, लेकिन किस बेस पर? जीडीपी के आधार पर। जीडीपी के आधार पर विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था है। अब दोस्तों यहीं पर एक पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा, यहीं पर एक पॉइंट और लिख देता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पीपीपी के आधार पर इसको बोलते हैं हिंदी में क्रय शक्ति क्षमता। क्रय शक्ति क्षमता के बेस पर के आधार पर भारत विश्व की 3rd अर्थव्यवस्था है। रटे रहिए, गलत मत करिए आप भाई साहब। क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार भारत विश्व की 3rd अर्थव्यवस्था वाला कंट्री है, ये ध्यान रखना। क्रय शक्ति क्षमता क्या होता है? परचेजिंग
पैरिटी बोलते हैं इसको, ठीक, क्रय सक्षमता होता है। इसमें क्या, इसका मतलब क्या होता है, क्रय सक्षमता क्या होती है, आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। यदि 100 रुपये में यहाँ पर भारत में 2 टी-शर्ट मिल जाती हैं, दो शर्ट मिल जाती हैं, तो वही 100 रुपये में आपके अमेरिका में कितनी वस्तुएं मिलेंगी, इसी का जो कंपैरिजन करते हैं उसी को बोलते हैं क्रय सक्षमता, राइट। तो याद रखने का, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। भारत दिखाओ में आगे है, अर्थात वस्तु और सेवाओं को ज़्यादा वो महत्व देता है, इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये भी हमें उम्मीद है कि आपको पूरी बात क्लियर हो चुकी होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे तो हमारा जीडीपी से जितने भी क्वेश्चन थे मैं आपको बता दिया हूँ। अब देखिए दोस्तों, कंडीशन ये बनती है कि मैं आज क्लास पढ़ा रहा हूँ, आज के 1 साल बाद या 10 दिन बाद ये क्लास में जीडीपी के जो करंट चीज़ें मैं दिया हूँ ये बदल भी सकती हैं, साल 2 साल बाद बदल जाएंगी। तब तक आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे, तो आपको ध्यान में रखना भी है कि पॉइंट मिस ना हो पावे। अब उसकी बाद हमारा जीडीपी जब हो जाता है तो हम आगे पहुंच जाते हैं कि जीडीपी हो ही गया है, अब आएगा हमारा जीएनपी आ जाएगा। तो जीडीपी हो गया है, जीडीपी की बात हम बात करें अब, तो मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा पॉइंट कौन कौन से एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। तो जीडीपी हमारा क्लियर ही हो चुका है। अब आगे आप आगे बात करेंगे हम लोग, जीएनपी बात कर लेता हूँ इसी वक्त, जीएनपी बात कर लेता हूँ। चलिए आइए जीएनपी की बात कर लेता हूँ। उसके पहले एनडीपी भी आती है, तो एनडीपी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आइए एनडीपी देख लेता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में आना है वही मेन चीज़ें समझ पढ़ लिया जाए। तो आइए एनडीपी, जीडीपी से एनडीपी आइए। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद इसको बोलते हैं, राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद। अभी तक हम पढ़ रहे थे जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, अब पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, राष्ट्रीय डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद। दोस्तों एकदम सरल भाषा में, अगर एनडीपी आपको प्राप्त करना है तो कुछ ना करो, जीडीपी में डिफ्रेंशिएशन घटा दो आप, बस जीडीपी में डिफ्रेंशिएशन आप घटा दीजिए, बस आपको एनडीपी मिल जाएगा। इसको बोलते हैं, डी का मतलब घिसावट होता है, डिफ्रेंशिएट होता है, घिसावट होता है। इसी को दोस्तों बोलते हैं मूल्यह्रास। समझना चाहेंगे, जैसे मैंने देश की जीडीपी काउंट कर लिया, मान लो अपने घर की जीडीपी काउंट किया कि हमारे देश में, हमारे घर में कौन कौन कितना पैसा कमाता, पूरी तरीके से मैं काउंट कर लिया। और मैं एक पंखा लाया हूँ, पंखे की भी वैल्यू काउंट किया, लेकिन पंखा अब हो गया पुराना, तो पंखे की कुछ वैल्यू, वर्तमान वैल्यू जो उस समय, जिस समय हम नया पंखा लिए थे, न्यू पंखा लिए थे, न्यू फैन लिए थे, उस समय जो इसका प्राइस था वो अब उसका प्राइस नहीं मिलेगा। जैसे कहावत सुना होगा, गांव में लोग कहते हैं, ग्रामीण समुदाय के लोग बैठे कहेंगे, जैसे नई गाड़ी आप लाए हो हीरो होंडा, और 22 लाख आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो आपने कहा कि चलो छोड़ो अभी इसको, हीरो होंडा नहीं चढ़ेंगे, अब हम अपाची वगैरह लेंगे, बड़ी गाड़ी लेंगे। तो आपने उसको बेचना शुरू कर दिया, तो कहा कि 1 लाख की लाया हूँ और ले लीजिए, इसको लेना हो, चलो भाई 10,000 90,000 के आप दे दीजिए। तो लोग क्या बोलेंगे, भाई 90 रुपये नहीं मिलेंगे, अरे भाई पुरानी होगी गाड़ी, आप लाए हो, चलाओ ना चलाओ लेकिन पुरानी मानी जाएगी। तो वही हालत यहाँ पर मूल्यह्रास उसी को बोलते हैं कि मूल्य में कमी, वस्तु के मूल्य में कमी। जब वस्तु आती है उसका मूल्य अलग रहता है, और जब
और उसका मूल्य अलग रहता है, लेकिन जब वही वस्तु हमारे यूज में आ गई है तो उसका मूल्य घट जाता है। तो दोस्तों बस इतना ध्यान रखना है आपको। अगर आपके जीडीपी से वो एनडीपी पूछता तो आप बताओगे कि जब हम जीडीपी में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, मूल्यह्रास घटा देते हैं, तो हमारा एनडीपी प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब इसकी बात दोस्तों इसी में बात कर लेते हैं। जीएनपी आता है, जीएनपी, ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पर आ नहीं पाएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर आगे लिखता हूँ जीएनपी। अगला आता है जीएनपी, इसको बोलते हैं ग्रॉस, GROSS, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। दोस्तों सरल भाषा में मैं कहूँगा आपके यहाँ, तो जीएनपी अगर आपको निकालना हो तो कुछ न करिए, एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, एनडीपी जीडीपी में ही बस कुछ ना करिए, जीडीपी में ही प्लस x माइनस m कर दीजिए बस, और कुछ मत करिए। ये आपको मिल जाएगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपके यहाँ अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग आराम से कर लेंगे, कोई इशू नहीं इसका है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस थोड़ा सा टॉपिक मुझे मेन पॉइंट जो है वो देखना पड़ता है, कौन सा पॉइंट हमें बताना है, बस, और कोई मतलब नहीं है। तो जीएनपी अगर आता है तो जी आपको एनडीपी में क्या करना है, प्लस x माइनस m। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, उसमें इस बात को अगर तुलना करना चाहेंगे तो दिमाग में रखेंगे, कैसे मैनेज करेंगे हम। x होता है निर्यातित वस्तुएं और प्लस भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, और m क्या होता है, आयात वस्तुएं प्लस विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय। इसका मतलब दोस्तों ये समझ में आया है कि इसमें हम विदेशों के जो व्यक्ति भारत में कार्य कर रहे हैं उनकी आय को नहीं जोड़ते हैं। याद रखो, एक्स का मतलब निर्यातित वस्तुएं, मतलब जो हम वस्तु का विश्व के अन्य देशों में जो वस्तु का हम निर्यात कर रहे हैं, तो निर्यात से प्राप्त हुआ मुझे धन, और भारतीयों द्वारा जो विदेश में कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा जो भी सैलरी मिलती वो भी इसमें काउंटिंग कर लेंगे। लेकिन जो विदेश का व्यक्ति भारत में कार्य कर रहा है, जो वस्तुएं हम बाहर से मंगा रहे हैं भारत में आ रही हैं, तो वे वस्तुएं जो आ रही हैं उनको जब हम, उनका जो वैल्यू, उसका जो मूल्य रहेगा, उस मूल्य को इसमें हटा देंगे। इसलिए ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि किस प्रकार की, मतलब कि ये मशीनरी है, की पॉइंट है जो राष्ट्रीय आय के सब की पॉइंट मशीनरी है, चाबियां हैं, तो पूछता है कि बताइए कि किस प्रकार की हम आय में, उत्पाद में हम विदेशों की संपत्ति को, विदेशों की संपत्ति के धन को हम, या संपत्ति को या धन को हम काउंट नहीं करते हैं, तो आप बताओगे जीएनपी। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, जिस देश में x माइनस m बराबर 0 हो जाए तो वहाँ पर जीएनपी बराबर हो जाएगा एनडीपी के। इसका मतलब x माइनस m का मतलब 0, और 0 का आशय इस बात से है कि उस देश में आयात और निर्यात बंद हो जाएगा। उस देश में
निर्यात और आयात क्या हो जाएगा, क्लोज। ध्यान देना मेरी बात को, अगर पूछ ले आपके एग्जाम में कुछ ना पूछ सकता है, वो मैथमेटिकल इशू बना सकता है। तो अगर x माइनस एम यानी मतलब ये होता है जीडीपी, अगर x माइनस एम बराबर 0 हो जाएगा तो आपको ध्यान रखना है निर्यात और आयात शून्य हो जाएगा। जिस देश में निर्यात आयात शून्य हो जाएगा उस देश की फिर इकोनॉमी कैसी बन जाएगी, क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। इसको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये गलत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में आएगा तो आप कर ले जाना। ये भी समझ में दोस्तों आ गया होगा आपके यहाँ। अब आगे बात करें, आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल समझ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप ढंग से। हाँ, एक बात और कहूँगा, पेन कापी जरूर रखिए। आपको मेरी पूरी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में सिस्टमेटिक मिलेंगी, पूरी पढ़ाई जाएगी। बस थोड़ा सा व्यवधान समय कम है इसलिए आपको दिक्कत वहीं रहती है, तो क्लास वगैरह थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब आइए अगला आता है NNP। इसको बोलते दोस्तों नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोलेंगे, ध्यान रखना आपको NNP। तो इस पर बात करेंगे हम, डिफ्रेंशिएशन कंडीशन बनाएंगे। तो NNP क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम कि निकालना है NNP निकालना है, तो मैं NNP लिखूँगा, बराबर क्या कर दूँगा NDP प्लस x माइनस m कर लूँगा। दोस्तों इसको भी करूँगा मैं आपके यहाँ, ध्यान रखना मेरी बात। तो थोड़ा सा इस पर समझना चाहूँगा दोस्तों। और जीडीपी में हो ही गया था, कोई दिक्कत नहीं था, ये भी समझ चुके थे, NNP भी समझ चुके हैं। डिप्रिसिएट कर देंगे आपके यहाँ, ठीक है। इसको इसिम कर देता हूँ मैं आपके यहाँ। अब NNP की बात कर लेंगे हम, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोलेंगे। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे प्राप्त करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मूल्यह्रास कर देंगे। यहाँ पर जो ये पॉइंट आपके यहाँ ये है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो काम बन जाएगा हमारे यहाँ। तो किसी भी देश की जब अर्थव्यवस्था में कि जो GNP होता है, GNP आपके यहाँ बात करेंगे हम लोग, GNP बात कर लेंगे इसी में। तो GNP की अगर बात कर लेंगे तो वहाँ से आ पाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो अगली क्लास में आपको बताऊंगा। मुझे जहाँ तक मुझे जानकारी थी मैंने आपको ढंग से देने का प्रयास किया। अब नेक्स्ट वीडियो अगली क्लास में, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय।